एम्बेसडर वोरा, प्रधानमंत्री मोदी का जिस तरीके से इस्तकबाल किया अमेरिकी राष्ट्रपति ने, और साथ ही उन्होंने कहा कि ये बहुत जरूरी है कि डेमोक्रेसीज डिलीवर करती रहें, क्या मायने निकाले जाएं इसके? इसका मतलब यही है कि जो लोकतंत्र है, द डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, वो इंक्लूसिव है। मैं हमेशा कहता हूँ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक सिस्टम एक गुब्बारे की तरह होता है जिसमें पानी भरा हुआ। इधर से आप उंगली करेंगे तो दूसरी तरफ से बाहर निकल आएगा, वहाँ से करेंगे तो यहाँ से बाहर निकल आएगा, फटेगा नहीं। जो रिजिड स्ट्रक्चर्स होते हैं, अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर्स, वो मैंने अपने देखा है तजुर्बे में कि वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो अभी जो प्राइम मिनिस्टर ने, जब ये पहला समिट फॉर डेमोक्रेसीज भी हुआ था पिछले साल यूनाइटेड स्टेट्स में, उन्होंने होस्ट किया था जो बाइडेन, पीएम ने कहा था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, कि डेमोक्रेसीज हैव डिलीवर्ड, विल डिलीवर एंड इन द फोर्सिएबल फ्यूचर विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड, जो कुछ प्रोवाइड करना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। अब जहां तक क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग की बात है, ये चारों डेमोक्रेसीज हैं, द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। सबसे पावरफुल इस समय तो यूनाइटेड स्टेट्स है सर, उसका कोई डाउट नहीं है। लेकिन सेकंड मोस्ट पावरफुल, ये मेरे फिगर्स नहीं है, ये वर्ल्ड ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के फिगर्स हैं, दैट वी आर द सेकंड मोस्ट पावरफुल मिलिट्री डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, इन मिलिट्री टर्म्स। इकोनॉमिक टर्म्स में तो आप जानते हैं। सो देयरफॉर अमेरिका है, भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, और इंडियन ओशन के रीजन में ऑस्ट्रेलिया का अपना महत्व है, पैसिफिक में जापान का अपना महत्व है। सो वी आर कवरिंग प्रैक्टिकली द होल वर्ल्ड, ये चार देश मिलकर डेमोक्रेसीज, और ये दुनिया को बता रहे हैं कि डेमोक्रेसीज कैन डिलीवर। डेमोक्रेसी ठीक है, इम्परफेक्ट है सर, लेकिन दुनिया में जितने सिस्टम्स हैं, इट इज द लीस्ट इम्परफेक्ट ऑफ द मेनी इम्परफेक्ट सिस्टम। और उसका इलाज क्या है? डेमोक्रेसी की जो खामियां हैं, शॉर्टकमिंग्स हैं, उसका इलाज है, जैसे हमने भारत में साबित किया, इवन मोर डेमोक्रेसी। आपको मालूम होगा सर, मैं एक चीज बताऊं, जस्ट गिव मी अ मिनट मोर, कि वो फार्मर्स का प्रोटेस्ट हुआ था 1 साल के लिए, और आपके प्रधानमंत्री फिर बोले हमारी तपस्या स्वीकार नहीं की, हम वापस ले रहे हैं लॉस। दिस इज डेमोक्रेसी। गलती करते हैं, जो गलती है कि नहीं है, लेकिन लोगों के जहन में शायद ये नहीं होना चाहिए था, उन्होंने कहा हम वापस ले रहे हैं। दूसरी तरफ आप पिंग पोंग का देश देखें, वो कभी मानता नहीं है। जब क्वाड की स्थापना हुई थी, उनके विदेश मंत्री ने कहा था कि जिस तरह समुद्र की लहरों के ऊपर झाग होती है, ये बह जाएगा, नहीं हुआ। फिर वो चला गया मलेशिया, वहां जाके कहता है हु, ये तो एशियन नेटो है। अब कहता है कि एशियन नेटो तो है, लेकिन कामयाब नहीं होगा। वो बौखला गया है सर, उनको मालूम नहीं है क्या हो रहा है। उनके अगेंस्ट जो इस समय कोलिशन ऑफ फ्रीडम जो बन रही है, नॉट जस्ट इंडो पैसिफिक रीजन में, पूरी दुनिया में जो बन रही है, चीन अब बिल्कुल अकेला पड़ गया। इस बात का एहसास हो रहा है हल्के हल्के, और इसीलिए पिंग पोंग आपने देखा है 2.5 साल से अपने देश को छोड़ के नहीं गया। जो क्वाड की मीटिंग हो रही है उसके नेबरहुड में हो रही है, जापान में, और वो अपना मुंह नहीं खोल पा रहा है सर। कैसा देश है, कैसी लीडरशिप। बिल्कुल बिल्कुल एम्बेसडर वोरा, निश्चित रूप से चीन की परेशानी बढ़ रही होगी। उसके मोहल्ले में जिस तरीके से क्वाड के नेता मिल रहे हैं, जिस तरीके से लोकतंत्र की और बड़ी ताकतें साथ आ रही हैं, निश्चित रूप से यह परेशानी बढ़ाता है। लेकिन क्वाड की मेज पर एक महत्वपूर्ण संदेश आया रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसका जिक्र किया, और क्या कुछ कहा, यह भी जरा आप सुनिए। The Russian brutal and unprovoked war against Ukraine has triggered a humanitarian catastrophe, and innocent civilians have killed in the streets, and millions of refugees are internally displaced as well as exiled. And this is more than just a European issue. It's a global issue. The fact is that if you turn on the television and you'll see what Russia is doing now, it appears to me that Putin is just trying to extinguish a culture. He's not even aiming at military targets anymore. He's taking out every school, every church, every natural history museum. आपने सुना किस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन क्वाड की शिखर बैठक में रूस के खिलाफ भी बरस रहे थे। एम्बेसडर वोरा, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। अमेरिकी राष्ट्रपति को हमने सुना, वो तो रूस पर भी बोल रहे हैं, चीन पर भी बोल रहे हैं, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री का जो संबोधन था वो बहुत संतुलित था, बहुत सधा हुआ था, जिसमें व्यापक विषयों पर बात की गई। ये रणनीति क्या है? हमेशा से ये भारत की परंपरा रही है कि हम ब्रॉड टर्म्स में बातचीत करते हैं, क्योंकि सर जब हम कहते हैं ना वासुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है, इसको हल्का मत लीजिएगा। ये हमारी परंपरा, ये हमारा विश्वास है। एक देश को गाली देना, दूसरे को गाली देना, जैसे चीन करता है, और इस समय जिस तरह से पश्चिमी देश रूस को गाली दे रहे हैं, हर प्रकार की गाली दे रहे हैं, आपस में कंपटीशन होता है कौन ज़्यादा गाली दे सकता है, कौन ज़्यादा प्रतिबंध लगा सकता है, वो हमारा विश्वास नहीं है। हम सोचते हैं कि नेगोशिएशन, कॉम्प्रोमाइज़ के जरिए हो सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया
एक परिवार है। और एक चीज़ और सर, चाणक्य का नाम आपने सुना होगा, 2400 साल पहले एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ कही थी कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होता है, लेकिन ये नहीं कहा था कि मेरे दोस्त का दुश्मन ज़रूरी ही मेरा दुश्मन हो। अमेरिका मेरा दोस्त है, अगर रूस उसका दुश्मन है, इसका ये मतलब नहीं है कि रूस मेरा भी दुश्मन बनेगा। ये चीज़ अब अमेरिका को और बाकी यूरोपियन देशों को समझ आ रही है कि जो हम निर्णय लेते हैं अपने हित में लेते हैं। सर, इतना बता देता हूं, वी आर नॉट नॉन अलाइंड, भारत इस समय सेल्फ अलाइंड है। बिल्कुल सर, निश्चित रूप से भारत जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है, लेकिन मैं आपको क्वाड की बैठक में इस मुद्दे पर भी लाना चाहूंगा, आपका कमेंट चाहूंगा इस चीज को लेकर कि चीन की जो स्ट्रैटेजी है, चीन पर फिलहाल सीधे तौर पर बात कम हो रही हो क्वाड में, लेकिन सीधे सीधे ये चारों वो देश हैं जो चीन की चुनौती का सामना कर रहे हैं। इन चारों देशों के सामने, चाहे पेंगोंग झील पर चीन का पड़ता हुआ दूसरा पुल हो, या ईस्ट चाइना सी में जो गैस रिग बना रहा है जिसको लेकर जापान परेशान है, साथ ही सोलोमन आइलैंड को लेकर जो कुछ हुआ है, ये चीन की जो पूरी स्ट्रैटेजी है, चाहे एनसर्कलमेंट की हो या जो इनविजिबल आइलैंड्स बनाकर वहां पे अपने मिलिट्री बेसेस बनाने की है, इस पूरे इलाके के लिए सुरक्षा का कितना बड़ा खतरा आप देख रहे हैं? चाइना की पॉलिसी जिसके बारे में बहुत चर्चा होती थी, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, किस तरह से भारत को घेर रहा है, लेकिन अब उसके गले में चला गया है गार्लैंड ऑफ थॉर्न्स, जो उसको हर जगह से चुभ रहा है। उसका कोई दोष नहीं है सर। मैं इतना बता देता हूँ, एक हमारे पश्चिम की सीमा पर एक देश है जहाँ एक क्रिकेट खिलाड़ी थे, कहते थे मैं प्रधानमंत्री हूँ, पर उनको निकाल दिया। वो भी अब कहता है कि किसी तरह से चीन से मुझको बचाओ, उसका कोई दोष नहीं है सर। अल्टीमेटली आपके मुंडका उपनिषद में जो लिखा है, सत्यमेव जयते, कि हमेशा सच्चाई आप लोगों के सामने आती है। जो आपने बातचीत की है इस समय, चाइना इज द एलिफेंट इन द रूम, जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं। भले ही हम नाम ना लें कि ये एंटी चाइना, लेकिन हमेशा हमारे साथ, हमारे दिमाग में, एट द बैक ऑफ अवर माइंड, चीन का रहता है, उसका अग्रेसिवनेस, जिसके साथ दुनिया इस समय कंफर्टेबल नहीं है। 19 उसके पड़ोसी देश हैं, बाय लैंड एंड बाय सी, सबके साथ उसकी समस्याएं हैं। वियतनाम के साथ लड़ चुका है, सोवियत संघ पहले होता था, रूस के साथ लड़ चुका था, हमारे साथ होता रहता है, फिलीपींस के साथ झगड़ा हुआ है, मलेशिया के साथ हुआ है, इंडोनेशिया के साथ हुआ है। कोई दोस्त है ही नहीं उसका, क्योंकि वो समझता नहीं है कि दोस्ती भी एक चीज है सर। उसका आइडिया ये है कि मैं दुनिया का सेंटर हूं। आपको याद होगा कि बीजिंग ओलंपिक्स हुए थे फरवरी में, और इजिप्ट के प्रेसिडेंट कोई सिसी साहब हैं, वो वहां गए तो उनको बोला ये पिंग पोंग ने कि आप आए हैं, हमारी पार्टनरशिप का मतलब है, देखिए किस तरह से चाइना अरब, चाइना अफ्रीका, चाइना वर्ल्ड पार्टनरशिप है। ये भी कहने वाले थे चाइना मून, चाइना सन, चाइना जुपिटर, यानी हर चीज में चाइना नंबर 1 है। आप लोग सब मेरे इर्द गिर्द घूमिए, आप सब मेरे नौकर हैं। तो ये चीज जो है सर, आज की जो 193 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, वो स्वीकार नहीं करेंगे। वो जमाना बदल चुका है, कॉलोनियलिज्म खत्म हो चुका है, नियो कॉलोनियलिज्म ऑफ चाइनीज वैरायटी आज कोई नहीं चाहता। ये क्वाड का सबसे बड़ा संदेश है। और जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, कि जो पीएम साहब बोले कि इट हैज टू बी ट्रस्ट, इट हैज टू बी टाइमलीनेस, उन्होंने ट्रांसपेरेंसी की बात की है, एंड यू हैव टू डिलीवर। इतनी जल्दी ये बन रहा है सर कि इसकी डिलीवरेबल्स जो हैं, मेजरेबल्स जो हैं, आउटकम्स जो हैं, आप बहुत जल्दी देखेंगे सर। एम्बेसडर वोरा, आपने जिस तरीके से पूरा एक्सप्लेन किया, निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, इसके मायने हैं, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध ने जहां नाटो का दायरा बढ़ा दिया, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं इंडो पैसिफिक के इस पूरे इलाके में ये इकोनॉमीज आपस में, जिनके हित साझा हैं, जिनके प्रिंसिपल्स साझा हैं, वो भी इंटीग्रेट कर रही हैं। मिलिट्री आप जॉइंट एक्सरसाइजेस को देखें, इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाई जा रही है। क्या आपको लगता है कि एक जॉइंट रेस्पॉन्स तैयार किया जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ी, चीन की तरफ से कोई एग्रेशन आता है, तो अब की बार उसे एक जॉइंट रेस्पॉन्स का सामना करना पड़ सकता है? जब आप बात करते हैं इंटरऑपरेबिलिटी की, बहुत अच्छा शब्द जिसका आपने प्रयोग किया है, कॉम्प्लीमेंट यू, ये हम क्यों करते हैं? जो मिलन एक्सरसाइज होती है, मालाबार एक्सरसाइज होती है, ये करते हैं देखने के लिए कि अगर आपातकालीन स्थिति आती है, किस तरह से हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं देता हूं क्वाड की फॉर्मेशन की सर। जब 2004 में सुनामी आई थी, तो हमने क्या देखा, हम लोग पहले रिस्पॉन्डर थे, हम पीने का पानी ले जा रहे थे, जो पीड़ित देश थे। ऑस्ट्रेलिया की नेवी आए, वो पीने का पानी ले जा रहे थे, जापानीज आए, वो पीने का पानी, अमेरिकन पीने का पानी। हमने कहा भाई आप बांट लीजिए आपस में, तुम ये करो, तुम ये करो, मैं ये करूंगा, वो ये करेगा। तो ये होती है इंटरऑपरेबिलिटी, कि आपकी जो ताकत है आप उस पर बिल्ड करो, आपकी जो कमजोरी है वो दूसरा कवर करता है। इसीलिए चीन घबराया हुआ है, क्योंकि वो सर, ये सीधी बात है कि आप सबके साथ एक टाइम पर नहीं भिड़ सकते सर। और जितना मर्जी आप अपने आप को शक्तिशाली करिए, जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है
उसकी जो छवि बना रखी थी कि एक चाइनीज सोल्जर 1 करोड़ दूसरे सिपाहियों को मार देगा, वो खत्म हो गई है सर। वो पेपर ड्रैगन है और ड्रैगन में कोई दम नहीं है, पूरी दुनिया ने देख लिया। मैं आपको बता देता हूं सर, मेरी उम्र 71 साल की है, मैं नहीं रहूंगा, लेकिन आज के 30 साल के बाद लोग कहेंगे दैट द डिक्लाइन ऑफ चाइना, चाइना की जो छवि थी वो गालवान घाटी के क्लैश के साथ शुरू हुई थी। दुनिया समझ गई थी, लोग पीएचडी थीसिस लिखेंगे, उसके बाद चाइना का डिक्लाइन शुरू हुआ है, उसकी रेप्यूटेशन का। इकोनॉमिकली जो उसकी महामारी है, आज तक नहीं बता रहा कि उसका कारण क्या है। हम सब कह रहे हैं कि भाई बता दे, तेरे को पनिश नहीं करेंगे, बट फ्यूचर जो पैंडेमिक्स हैं उनको हम प्रिवेंट कर सकें। लेकिन वो डरता है, अगर उसने स्वीकार किया कि मैं कुछ कर रहा था या मेरे चमगादड़ हूनान श्री और श्रीमती चमगादड़ कुछ नौटंकी कर रहे थे केव्स में और ये महामारी आ गई, तो डर लगता है कि कई ट्रिलियन डॉलर उसको मुआवजा देना पड़ेगा, तो झूठ का सहारा लेता है। अब एक्सपोज हो चुका है सर। और अगर मैं आज चाइनीज होता, बाय द वे जो लेटेस्ट एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर के फिगर्स हैं, चीनी लोग भी अब कम्युनिस्ट पार्टी पर भरोसा नहीं करते। फाइनली इतना कहूंगा सर, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट में सबसे अच्छा चेंज ये होगा अगर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना चली जाए सर। बाबा बाबा, कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।